अरे इम्पीचमेंट चला था ना वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ। ठीक है, वापिस से आ गए भाई। धीमे धीमे करते चलो। लॉर्ड कॉर्नवालिस लेड ब्रिटिश फोर्सेस इन द थर्ड मैसूर वॉर कल्मिनेटिंग इन द ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम 1792। कल्मिनेटिंग मतलब जो एंड रिजल्ट हुआ फाइनली, सब मिलजुल के, जैसे फॉर एग्जांपल रिवर गंगा कल्मिनेट्स इन द सुंदरबन डेल्टा। कल्मिनेट्स मतलब अंत। यू विल बी कल्मिनेटेड। कल्मिनेट क्या होगा, बुढ़ापे में तुम जाओगे तब कल्मिनेशन होता है, एंड। He introduced the Cornwallis Code in 1793. Cornwallis Code and the permanent settlement of Bengal. परमानेंट सेटलमेंट समझ में आया था, जमींदारी सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट मतलब है परमानेंटली सेटल्ड। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है कि भाई मुझे महीने के एंड में इतने रुपए चाहिए, तो चाहिए, चाहे ओले गिरे, ठीक है, आग लगे, बस्ती में मौज रहे, एस्टेब्लिशिंग अ फिक्स्ड लैंड सिस्टम, ठीक है। He Europeanized the administration, advocating for merit-based appointment and focusing on capability and integrity in governance. मतलब सिविल सर्विसेज लेकर आया था ये। Cornwallis reduced the number of revenue districts and gave magisterial powers to collector. बस यार है कलेक्टर। He removed police power from जमींदार and empowered district judges. ठीक है भाई। Cornwallis addressed corruption in commercial dealings and ensured fair treatment for Indian laborers. नहीं, ये नहीं करोगे। Introduced veto power for Governor General of Bengal. अच्छा, आज तक तो ये आया नहीं किसी पेपर में, आई डोंट थिंक इट विल कम। अगला आदमी सर जॉन शोर, लिखा है ही वॉज द फर्स्ट सिविल सर्वेंट टू बिकम अ गवर्नर जनरल। अच्छा, तो हमें नहीं पता था भाई, नहीं आया आज तक और नहीं आएगा, मुझे नहीं लग रहा है आएगा, बट अच्छी बात तो बढ़िया है। सर जॉन शोर ओवरसॉ द बैटल ऑफ खरदा इन 1788। नहीं जरूरत है, काट दो, पेन लो। बैटल ऑफ खरदा नॉट इम्पोर्टेंट। He was instrumental in passing the Charter Act of 1793, which regulated the East India Company's operation. नहीं जरूरत है, काटो। तो सर जॉन शो कहते पूरा कट गया आदमी, एक कम हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा ही है यार, ये कम करो। अब आया लॉर्ड वेलेस्ली, बोलो कौन आया? बोलो वेल मतलब कुआं। तो लॉर्ड वेलेस्ली किससे लड़ा था? टीपू सुल्तान से। और टीपू सुल्तान से बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम। सेरिंगपट्टनम किसी कैपिटल थी? ब्रिटिश की टीपू की? टीपू सुल्तान की कैपिटल क्या थी? सेरिंगपट्टनम। सर गया वेल में। ऑल्सो कॉल्ड बंगाल टाइगर। अच्छा, नहीं आप नहीं करेंगे ये मार्क। वेलेस्ली प्लेड अ पिवटल रोल इन द फोर्थ मैसूर वॉर एंड द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर विच लेड टू ट्रीटी ऑफ बसेन। अब याद रखना, देखो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर को सर्कल कर दो, 1799 डेट मैंने याद करा दिया आपको, 1800 से जस्ट पहले। और है आपका सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, क्या है? दूसरी बार जब अंग्रेज और मराठा लड़े थे, ठीक है, जिसके बाद हुई ट्रीटी ऑफ बसेन। क्या हुई? इधर देखो, सुनो जरा। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ट्रीटी ऑफ सालबाई। कैसे रखोगे? पहली बार में बाई आई, ठीक है, और दूसरी बार जब एंग्लो मराठा वॉर द्वितीय हुआ है तब बास मारी, तो बसेन बास होती है ना, पहले में नहीं दूसरे में बास आती है। बोलो, तुम्हारा तीसरा भी होता होगा, ठीक है। मातृ वंदना योजना तीसरे में। He introduced a subsidiary alliance 1798। क्या इंट्रोड्यूस किया इसने? सब्सिडियरी अलायंस। कौन लेकर आया? वेलेस्ली, कुआं में। Which was first accepted by निजाम अली of हैदराबाद। नहीं, आप बस याद रखना, सुनो, 1798 सब्सिडियरी अलायंस। बोलो, 1799 में टीपू मरा, बट उसी टाइम पर वेलेस्ली क्या लेकर आया? सब्सिडियरी अलायंस लेकर आया था। सब्सिडियरी अलायंस क्या होती है? बोलो पहले सब्सिडियरी। सब्सिडियरी मतलब तुम हमसे नीचे हो, तुम हमारे सब्सिडियरी, तुम्हारे सपोर्टिंग हो, सबऑर्डिनेट टाइप से। सब्सिडियरी अलायंस मतलब ये होता है कि सबसे पहली चीज कि जो भी इसको साइन करेगा,
वो अपनी राजा अपनी फौज को डिसबैंड कर देगा कि त्याग दिया। फॉर एग्जाम्पल मेरे 5 लाख फौजी थे, मैं त्याग दूंगा, भाई तुम सब आज से नहीं हो, मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ, जाओ चूल्हे में जाओ। और उनकी जगह मैं ब्रिटिश से बोलूंगा, ब्रिटिश अपने फौजी भेजेगा, बोलो ब्रिटिश अपने फौजी भेजेगा, और वो मेरी रक्षा करेंगे, वो जिम्मेदारी लेंगे मेरी। अगर मुझे कोई दिक्कत होती तो ब्रिटिश फौजी मरेगा, नंबर 1। नंबर 2, क्या हुआ, एक ब्रिटिश रेसिडेंट आएगा, मतलब अंग्रेज अपने गवर्नर को या ब्रिटिश के आदमी को, एडमिनिस्ट्रेटर को मेरे यहाँ भेजेंगे, वो मेरे यहाँ रहेगा, हर एक चीज, हर एक कानून जो मैं डिसाइड कर रहा हूँ, जो मैं बना रहा हूँ, मैं सब उसको बताऊंगा। ठीक है, कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं जम्मू कश्मीर तक टहल कर आऊं, तो उसको बताओ सब कुछ, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, जो भी मैं काम कर रहा हूँ मैं उसे बताऊंगा, मैं राजा हूँ, मैं उस ब्रिटिश रेसिडेंट को बताऊंगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं अपनी फौज हटा के उसकी फौज रखूंगा। नंबर 3, अगर मैंने किसी विदेशी से बात करी, क्या बात करी, विदेशी से बात करें, तो मुझे अलाउड नहीं है, मुझे पहले इन्हें बताना पड़ेगा ब्रिटिश रेसिडेंट को कि, और ब्रिटिश रेसिडेंट मेरे बिहाफ पे बात कर लेगा अगर करनी भी होगी, समझ में। फॉरेन रिलेशन नहीं रख सकता मैं। फॉरेन अब ये क्यों करा रहा था, ये IS प्री में आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट था। कौन था, नेपोलियन जो था, वो कॉन्टेक्ट बनाना चाह रहा था उन लोगों के साथ जो अंग्रेजों को पीटे। तो अगर सब्सिडरी अलायंस में ये स्टेट नहीं आते तो स्टेट चले जाते, नेपोलियन से बात कर लेते। तो क्वेश्चन ये आया था, नेपोलियनिक डेंजर की वजह से वो लेकर आता है, नेपोलियनिक डेंजर, मतलब नेपोलियन का आतंक, डर था। आप मुझे बताओ, आज के टाइम पर भी सब्सिडी अलायंस का एक पार्ट जिंदा है, गवर्नर जो है वो प्रधानमंत्री का या प्रेसिडेंट का दूत है। फॉर एग्जाम्पल राजदूत बोलते हैं, राजदूत है, वो तो एम्बेसडर होता है। खैर आप बताओ मुझे, सेंटर से कहीं ममता बनर्जी हमारा स्टेट छोड़ के या फिर दूसरा देश ना बना ले, तो मैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एक अपॉइंट करेंगे गवर्नर को, जिसे भेज दिया जाएगा वेस्ट बंगाल, उसे बोलते हैं राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल। ठीक है, अच्छा, ये राज्यपाल का काम क्या होगा, मुख्यमंत्री अपनी सारी एक्टिविटीज जो भी होगा सब कम्युनिकेट करके बताएंगे राज्यपाल को। अगर मैं विधानसभा विधान परिषद में कोई कानून पास कर रहा हूं तो वो गवर्नर का साइन चाहिए होगा। अगर उसमें कोई भी ऐसा कानून है जिससे कि देश से अलग होना या कुछ भी ऐसा जो हमारे स्ट्रक्चर को चेंज कर दे, उसको गवर्नर कंपल्सरी रिजर्व करेगा कि राष्ट्रपति इस पे देख के बताएंगे। एक और चीज याद रखना कि आज के टाइम पे ऐसा है, योगी आदित्यनाथ के पास एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है अलग से, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूपी है नहीं, जो भी फॉरेन अफेयर होंगे, एक्सटर्नल अफेयर होगा, वो सब एस जयशंकर जी सेंटर से, बस यही तो है सब्सिडियरी अलायंस, ताकि ये स्टेट हमसे छोड़ के ना चला जाए, तो स्टेट के सारे रिश्ते कटवा दो, बोलो। तो वो एक राजस्थान में एक गांव है, वहां पर एक परंपरा चल गई है, क्या चल गई, जिस दिन शादी होती है तो उस लड़की का फोन लेते हैं और अपना भी फोन लेते हैं और डाल देते हैं हवन कुंड में, सामने सामने 7 फेरे से पहले पहले, तेरा फोन और मेरा फोन दोनों गए। अब नया फोन आएगा, वो भी लैंडलाइन होगा घर में, ठीक है, जिसपे हमें पता चल जाए किधर कॉल लगा, किस पे नहीं लगा, सारे रिकॉर्ड आ जाएगा महीने के एंड में बिल में, किस किस पे नंबर पे कॉल लगा। स्टार्ट हो गया, क्यों हो गया, इतना देख कर की जो चक्करबाजी चल रही है, प्यार मोहब्बत चल रहा है, समझ में आ रहा है आपके। तुम्हें कोई बात करनी किसी बाहर से, मुझसे बोलो, मैं बात कर लूंगा। सब्सिडियरी बीवी अलायंस करिए बीवी के साथ, आज से तेरे घर के जितने रिश्तेदार हैं तुम सबको छोड़, मेरे रिश्तेदार तेरे को बचाएंगे, ये नहीं है और क्या। इसको ऐसे ले ना, पर्सनल फैमिली में लेकर, आपको समझ में आ जाएगा क्या किया था वेलेस्ली ने। आपकी सोच वेलेस्ली बराबर होनी चाहिए, मैं आपको मान, समझो आप कलेक्टर बनने की तैयारी कर रहे हो, वेलेस्ली भी तो अधिकारी था, मंत्री तो था नहीं, ना राजा रानी का बेटा था, कोई प्रिंस भी नहीं था, कौन था, अधिकारी था। वो क्या लेकर आया, सब्सिडियरी अलायंस। भाई अगर आप चाहते हो कि मैसूर हैदराबाद आपको नहीं छोड़े, तो नंबर 1 की फौज छीन लो, अपनी फौज दो, इनको प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी आप दो। दूसरा, विदेशियों से बात मत करने दो, हमसे बात करें, बेसिकली इन सबके पति बन जाओ, यही तो एक तरह से, तो समझ लो एक तरह से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, समझ में आ गया आपके ना।
अगर आप चाहते हो कि आपकी बीवी छोड़ के ना जाए तो क्या करो, नंबर 1 उसकी पूरी रक्षा की जिम्मेदारी लो। कैसे लेते हैं हम? डिफेंस मिनिस्टर यूपी में नहीं होता है, सेंटर में डिफेंस मिनिस्टर होता है, याद रहे। नंबर 2 उसकी सारी बातें सुनवाई करो। तो इंटर स्टेट काउंसिल होती है, जोनल काउंसिल होती है, जीएसटी काउंसिल होती है, उसको पैसे देते रहो। फाइनेंस कमीशन होता है आर्टिकल 280, ताकि छोड़ के ना जाए। पैसे दोगे ना, वरना वो कहेगी ला मैं खुद काम करने में जा रही हूँ। तो यूएसएसआर कैसे टूटा था, रशियन सोवियत संघ कैसे टूटा था? पैसे खत्म हो गए। इंडिया क्यों नहीं टूट रहा है? पैसे बहुत हैं, ठीक है, और जब बचा भी लेंगे, जिम्मेदारी पूरी ले रहे हैं। केरला में बाढ़ आ गई थी, तो जो केरला के मुख्यमंत्री थे, पिनरी ऐसे कुछ नाम था, उन्होंने हाथ जोड़ा पूरी दुनिया से। केरला का वैसे इंग्लिश में नाम है गॉड्स ओन कंट्री, भगवान का अपना देश। तो इन्होंने बोला हाथ जोड़ के गॉड्स ओन कंट्री के लिए। अच्छा, केरला की जो नर्सें हैं वो कई सारी दुबई में, सऊदी वऊदी में काम करती हैं, तो इन्होंने हाथ जोड़ा था कि तुम दुबई वालों नौकरी करती हैं, तो उसके बेसिस पे हमें कुछ पैसा प्रोवाइड करो, हमें रिलीफ मेजर दो। तो मोदी जी बहुत नाराज हो गए थे, विदेश से क्यों मांग रहा है, हम मर गए हैं। कोई आपदा आ जाएगी तो विदेशों को फोन नहीं करेंगे योगी आदित्यनाथ के, ऑस्ट्रेलिया फोन कर रहे हैं, सेव कुंभ मेला कभी नहीं होगा। राम मंदिर बनाने में ईंटें कम पड़ रही हैं, चाइना से ऐसा नहीं है ना, समझ में आया। अगर कुछ ईंटें कम पड़ रही हो, कुछ बात होगी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। आपके समझ में आ रहा है ना। सब्सिडी अलायंस का कॉन्सेप्ट ये लेकर आया, आज के टाइम पे वो गवर्नर में फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है फॉलो, है ना। अब इसमें ट्रिक लिख लो, सबसे पहला कौन सा स्टेट था? वो था हैदराबाद, दूसरा था मैसूर, बस ये दो लिख लो आप। कैसे रखना? हाई माई बाढ़ में सब्सिडियरी, पहले हैदराबाद और दूसरा मैसूर। अंग्रेजों को डर लगता था। अरे अंग्रेज हमसे ऊपर क्यों थे? अंग्रेजों के पास स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन था, उनके पास तमीज तहजीब और फ्यूचर का मॉडल था। हमारा रिवोल्ट क्यों फेल हुआ? आप अगर बहादुर शाह जफर को हटा दोगे तो उसकी जगह कौन नया आ जाएगा? कोई हमारे फ्यूचर नहीं था, कौन आता? मंगल पांडे बैठते, कौन बैठते? जनरल बख्त खान और ब्रिटिश कादिर। कोई सिस्टम था, फ्यूचर मॉडल नहीं था, बस हमें पता लड़ लो। अरे लड़ने के बाद क्या, लड़ने के बाद क्या भाई? फॉर एग्जाम्पल, सड़क पे कोई लड़का आपके आपके मुंह पे लठ क्यों नहीं मार पाता? उतना सेंस दे दिया हमने उसे पढ़ा लिखा के कि अगर तूने लठ दिया तो पुलिस तेरे में कहाँ कहाँ लठ देगी। स्कूल में एजुकेशन से सिखा दिया, स्कूल में पढ़ा लिखा है, क्या सिखाया? देखो कानून है, ये मत करना बदतमीजी। हम लोग सब समझ गए हैं भाई, इसीलिए आप सड़क पे चलते हो बिल्कुल चौड़ में, हेलमेट लगा के बढ़िया से, डर नहीं है आपको, गलत कर नहीं रहे भाई। अगला देखें, ट्रीटी ऑफ बसेंजर ही डिड सब्सिडी अलायंस, ठीक है। वेलेस्ली फॉर्म्ड द मद्रास प्रेसिडेंसी एंड एस्टैब्लिश्ड फोर्ट विलियम कॉलेज इन कलकत्ता। ये मार्क करो, एस्टैब्लिश फोर्ट विलियम कॉलेज इन कलकत्ता। फोर्ट विलियम कॉलेज बनाता है कलकत्ता में, पता है क्यों बनाता है? इधर देखो ये। अच्छा सुनो, एक बात और बताओ, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि इनकी फौज छुड़वा के मैं अपनी फौज दे रहा हूँ, और मेरी फौज कहाँ से आई है? ब्रिटिश गवर्नमेंट की तो है फौज, फौज दे रहा हूँ मैं। कल को वो फौजी मर गया ब्रिटिश का ही, तो पेंशन कौन देगा? हमें ही देना पड़ेगा ब्रिटिश को। और ये बोलते थे कंपनी के ठेके पे, अगर कोई फौजी मरता था तो कंपनी उसकी पूरी जिंदगी पेंशन देगी, कंपनी उसका सब कुछ उठाएगी। तो धीमे धीमे कंपनी के पैसे खत्म होते चले गए। बोलो, कंपनी के पैसे खत्म होते चले गए, ब्रिटिश का और इन्फ्लुएंस बढ़ता चला गया गवर्नमेंट का। आपको मैंने बताया जब तक आप पैसे वाले तो सरकार आपको नहीं छेड़ेगी, जैसे जैसे आपके पैसे कम होते जाएंगे सरकार और दबाव करती है फिर कि अब तुम मेरे कंट्रोल में आ जाओ, एक दिन मैं खरीद लूंगी। सरकार खरीदना चाहती है। हाँ, बस भाई क्यों विधायक को पकड़ने में डर लगता है? पैसे वाला है, पावर में अभी है, फुल पावर में, डर लगता है। पर जैसी सरकार बदली, अरे भाई साहब भगे। समझ में आ गया?
इस आदमी ने बोला कि पैसे बचाने हैं, सबसे ज्यादा पैसे कौन लेता है? उसने बोला अधिकारी लेते हैं। अच्छा अधिकारी लेते हैं, एक काम करो इंडिया में ही हमें ट्रेनिंग दिलवा देता हूँ इनको, इंडिया में रहकर। तो उसने बोला खोला फोर्ट विलियम कॉलेज। क्या खोला? फोर्ट विलियम कॉलेज। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बात पता चल गई। क्या चल गई? कि वेलेस्ली ने खोला है फोर्ट विलियम कॉलेज और वो यहाँ नहीं भेज रहा है पढ़ने के लिए, वहीं पढ़ा दे रहा है, सस्ते में निपटा दे रहा है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वेलेस्ली को बोला बंद कर इसे और ट्रांसफर करा दिया। तो फोर्ट विलियम कॉलेज 2 साल ही चल पाया, फिर बंद कर दिया गया। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल यूपीपीसीएस का जो सिलेक्शन होता है वो क्या होता है? कस्तूरबा गांधी मार्ग प्रयागराज में है, ट्रेनिंग वेनिंग होके। अब हम एक अपना खोल रहे हैं यहाँ पर, जीपीपीसीएस, जीपीएसपीसीएस। हाँ आप लोग आओ यहाँ पर, बढ़िया सा एनजीओ टाइप बना लेंगे हम, देखते हैं क्या करते हैं। अपनी सरकार खुद बना लो, अलाउड नहीं है, छापा पड़ जाएगा। कैसे खोल ली तुमने? अपनी सरकार बना रहे हो, वाह नया मॉडल है, बीपीएसपीसीएस। सोचने में क्या है? इसने फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ खोला था? कैलकाटा में। बोलो कैलकाटा में। टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। कि यार खर्चा होता है, तुम्हें ट्रेनिंग नहीं करा देता। फिर अगला आदमी सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो इज नोन फॉर डीलिंग विद द वेल्लोर म्यूटिनी 1806। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बस याद रखना वेल्लोर म्यूटिनी कब हुई थी? 1806, बट डेट जरूरी है इसकी। बार्लो बार्लो नहीं, सुनो बस बोलो वेल्लोर म्यूटिनी। वेल्लोर जो है ये आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बीच में। बोलो वेल्लोर। ये 2 गांव है, एक वेल्लोर है एक नेल्लोर है। ये बहुत बड़ा एक कॉलेज है वीआईटी वेल्लोर, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होगा भाई। समझ में आ रहा है? वहां पर एक म्यूटिनी हुई थी। म्यूटिनी बोलो म्यूटिनी। म्यूटिनी मतलब होता है जब सिपाही विद्रोह करते हैं तो म्यूटिनी बोलते हैं। बोलो बगावत। समझ में आ रहा है? क्यों करता है कोई सिपाही विद्रोह? नंबर 1 जब उसकी बेइज्जती हो जाए, ठीक है। नंबर 2 जब उसकी आवाज नहीं सुनी जाए, जब इंसाफ ना किया जाए। नंबर 3 क्या होता है? तनख्वाह नहीं दे। नंबर 4 जिस राजा के यहाँ वो इतने सालों से काम कर रहा था, आज तुम बोल रहे हो किसी राजा को ठोक दो। अच्छा पैसे तुम दे रहे हो, नए मालिक तुम हो, बट उसका भी तो नमक खाया था। और हमारे देश में बहुत ज्यादा है, एक बार नमक खा लेते हैं तो नमक हरामी हम पे नहीं हो पाती। इसीलिए हमारे देश में ये तलाक और ये डिवोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। समझ में आया? ये बाहर से आ गया, विदेशियों से। सीख लो भाई, और नई नई चीजें हैं भाई। अगर दिक्कत हो रही है तो क्या दिक्कत वाली बात होती है। समझ में आया? चलो आगे चलो। लॉर्ड मिंटो 1। अगला आदमी कौन है? लॉर्ड मिंटो 1। मिंटो वाज रिस्पांसिबल ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद महाराजा रंजीत सिंह इन 1809 which helped stabilize British relations with Sikh Empire। बोलो महाराजा रंजीत सिंह। इधर देखना, महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह जो थे इनकी एक आंख नहीं थी। बोलो मतलब वो युद्ध में लड़ाई में किसी में चली गई होगी महाराजा रंजीत सिंह की एक आंख। तो इन्होंने फेमस डायलॉग दिया था कि भगवान ने मेरी एक आंख इसलिए ले ली ताकि मैं किसी भी धर्म में भेदभाव ना करूं। बेसिकली हिंदू मुसलमान को या हर धर्म को मैं एक ही नजर से देखूं। ये नहीं कि ये वाला हिंदू, अच्छा तू इम्पोर्टेंट है, आजा, तू मुसलमान है तू नीचे। तो मन को सांत्वना देने को बोलना पड़ता है। भगवान ने मेरी आंख क्यों ले ली? जिससे मैं धर्म में भेदभाव ना कर पाऊं। किसने बोला था? महाराजा रंजीत सिंह ने। ये सिख धर्म के थे। भाई साहब वीडियो अगर वही पहुंच गई तो बस मेरे पीछे पड़ेगा। लिख लेना अपने हिसाब से। चार्टर 1813 पास्ड। चार्टर एक्ट कौन सा पास हुआ? 1813। क्यों भाई चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ? क्योंकि कंपनी के और पैसे कम हो गए। बोलो। अब सुनो भाई, चार्टर एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में फर्क क्या होता है? चार्टर एक्ट मतलब वो एक्ट है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट वहां पर बैठे बैठे बना रहा है और हम पे थोप दिया जा रहा है, उसे बोलते हैं चार्टर एक्ट। जब यहां पर बैठ के मंत्री बनाए कानून तो उसे बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। बोलो, ये फर्क है। चार्टर 1813 क्यों आया?
क्योंकि पैसे कम हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो ये क्या करेगा यार, ये बोलेगा कि तुम पैसे दे नहीं पा रहे हो तो अब हम चेक कर रहे हैं। इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। बोलो अच्छा, इधर देखो भाई, सुन लो, उन्होंने कुछ नहीं लिखा है। एक बार की बात है, एक साल था, ठीक है, उस साल का नाम था 1600, इजी लेते 1600, बोलो पीछे चला गया, मैं काफी पीछे चला गया। 1600 जो ईयर था, यहाँ पर इंग्लैंड में एक नौजवान लोग थे। इन लोगों ने बोला कि हमारे शिपिंग कंपनीज का नाम है मर्चेंट एडवेंचरर। क्या नाम है? मर्चेंट एडवेंचरर नाम है। और हम जाना चाहते हैं नई नई जगहों पे। हमने सुना है पुर्तगाली लोग गए हुए हैं इंडिया, डच गए हुए हैं इंडिया, तो तीसरे नंबर पे हम भी जाना चाहते हैं इंडिया और उसके ईस्ट में। आप हमें भेजो, आप बस हमें भेज दो और हम लोग वहां पे जाके नई नई जो अपॉर्चुनिटी उसे लेकर आते हैं। सबसे पहले पोर्टुगीज आए थे, फिर डच आए थे, फिर तीसरे नंबर पे कौन आया था? इंग्लिश आए थे। आए भाई साहब, तो रानी ने आशीर्वाद दिया, ठीक है तुम जाओ, और आज से मैं तुम्हें मोनोपोली देती हूँ। क्या देती हूँ? मोनोपोली। मतलब इंडिया और उसके ईस्ट में, मतलब जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इन सब के ऊपर हमारे देश इंग्लैंड से सिर्फ तुम्हारा शिप ही चलेगा। बोलो मतलब फॉर एग्जाम्पल भाई, आप इंग्लैंड से आपने कंपनी बनाई मर्चेंट एडवेंचरर, अब उसका नाम पड़ गया ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब इंडिया और उसके ईस्ट में सारी जगहें हैं, वहां पर सिर्फ यही कंपनी जाएगी, इसलिए इसका नाम पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी। 1603 के करीब ये आई थी इंडिया में। तब बादशाह सलामत अकबर थे। अकबर भाई साहब ने बहुत मना किया, अरे यार ये फैक्ट्री मत डलवा, आए व्यापार करके निकले, यहाँ पे बस की जरूरत नहीं है। फिर बाद में आ गए जहांगीर साहब। जहांगीर ने बोला पैसा दोगे? हाँ वो पैसा देंगे, तो आप फैक्ट्री खोल ले। जहांगीर को मना लिया फैक्ट्री खोलने के लिए। कब की बात है? 1613। और ये कौन सा चल रहा है? 1813 चार्टर एक्ट। 200 साल तक कंपनी चुपचाप बैठी रही। कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट चुपचाप बैठी रही। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला तुम्हारी मोनोपोली एंड। कैसे? पहले इंग्लैंड से सिर्फ मर्चेंट एडवेंचरर ईस्ट इंडिया कंपनी का शिप निकलता था और आता था। अब इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी मर्चेंट एडवेंचरर का शिप निकल रहा है, बट अब समझ लो दूसरी कोई कंपनी, ऐसे मान चलो पहले अंबानी जा रहा था, तो अब अडानी भी जाएगा, अब टाटा भी जाएगा, बिरला भी जाएगा, लखानी भी जाएगा, टंडन भी जाएगा, जिसको मानो इंग्लैंड से वो जाए। पहले क्या था? सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का शिप ही जा सकता था। तो इसे बोलते ट्रेड मोनोपोली खत्म करना। बट दो चीज में छोड़ दी, एक चाय और एक चाइना। भाई चाय कहां से? चाइना से आई। चाय चाइना, नाम ही पड़ा है चाइना का चाय के ऊपर। चाय वाले तो असली वो हैं, वो पीते हैं ब्लैक टी, हमें बिना दूध के पसंद नहीं आता। वो पत्ते वाली पीते हैं, हमें रोल्ड आती है बूंदी बूंदी सी। अरे वो अमीर लोग हैं भाई, ठीक है, फ्रेश, हम प्रोसेस्ड। आपके समझ में आ रहा है? चाय और चाइना को छोड़ के, चाय और चाइना सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, उसकी मोनोपोली इंटैक्ट है। बट बाकी कोई भी कंपनी इंग्लैंड से आना चाहे तो आ जाए। भाई अब खुल गए पट। फॉर एग्जाम्पल भारतीय रेलवे की शशांक रेलवे है, तुम्हारी रेलवे क्यों नहीं? क्योंकि भारत सरकार की मोनोपोली है, वो सिर्फ भारत सरकार ही अपने नाम से लाती है। कभी सुना है यूपी रेलवे, वेस्ट बंगाल रेलवे? नहीं नहीं, भारतीय रेल, फुल इंडियन। ना ट्रेन का नाम वैसे नहीं होता है, पूरा सिंबल क्या होता है? भारतीय ट्रेन। यूपी सरकार पास करती रेल बजट, आ गया, ठीक है। चार्टर एक्ट था तेरे पास, एक्ट एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर टी एंड चाइनीज ट्रेड। पूरा मार्क कर लेना। इस चार्टर एक्ट में एक और चीज बोली गई, सुनो, कि अब से 1 लाख रुपए पर ईयर ब्रिटिश गवर्नमेंट खर्च करेगी इंडिया में एजुकेशन के लिए। बोलो ₹1 लाख फॉर इंग्लिश एजुकेशन टू बी स्पेंड इन इंडिया एजुकेशन डेवलपमेंट। इसमें 1 लाख रुपए देंगे साल का,
यहाँ पे पहले रानी का ही चलता था सर। हमने आजादी का नोटबंदी करी थी, तब भी हुए थे नोटबंदी, कोई पहली बार नहीं हुई 2017 में, पहले भी हो चुकी थी। तो बैंक्स जो हाँ अब सुनो, अब देखो ना, 1 लाख रुपए सालाना एजुकेशन के लिए उन्होंने भेजा, तो हम लोग बड़े चलो खुश हुए, चलो पहली बार उन्होंने कुछ सोचा। पहला सोचा था कलकत्ता मदरसा, अब बोला 1 लाख रुपए एजुकेशन, बट इन्होंने बदले में क्या दिया, क्रिश्चियन मिशनरी को भी अलाउ कर दिया कि ऐसी एजुकेशन नहीं, क्रिश्चियन मिशनरी वाली एजुकेशन। तो वो आए हमारे देश में, हमारे देश में जब आए तो स्कूल में उन्होंने बनाया सेंट पीटर, सेंट क्लेयर, सेंट फ्रांसिस, सेंट पॉल, सबरे सेंट, सुन लो ना। फिर स्कूल जो हुए, स्कूल में बच्चों को यूनिफॉर्म दी, बच्चे बड़े खुश कि बचपन में वर्दी मिल गई। यूनिफॉर्म मतलब वर्दी तो होती है, यूनिफॉर्म में आइए, तो बच्चे बड़े खुश, वर्दी मिल गई। तो एक एक बच्चा होड़ करता था, मुझे वर्दी चाहिए, मुझे वर्दी चाहिए, मैं ही पहनूंगा, मैं ही पहनूंगा। ठीक है भाई, गुरुकुल में वर्दी नहीं होती थी, मदरसे में वो नहीं होती, वर्दी नहीं होती थी। अब ये वर्दी ले आए, अब हर आदमी, आज भी आप भी चाह रहे हो पुलिस की वर्दी मिल जाए, यहाँ पे ये हो जाए, यहाँ पे भारत रत्न हो। अरे देश, दिल साफ रखना अपना, वर्दी वर्दी तो होती रहती साफ, दिल गंदा वर्दी साफ है, क्या मतलब, समझ रहे हैं आप। पहला तो ये हुआ। दूसरा, जब बच्चों को भेजा माँ बाप ने कि जाओ भाई पढ़कर आओ, वहां पर बोला गया तुम उसको फादर बोलो। अब बच्चे बोल रहे फादर, जब बच्चों को पता चला फादर का मतलब होता है पापा, तो पापा। आज भी हमारे देश में आप लोग अपने पापा का नाम नहीं लेते हो मुंह से, कि नाम, ओए रमेश इधर आ, बोलते हैं गुड मॉर्निंग रमेश, ऐसे बोलते हो, ऐसे बोलते हो, और पापा रमेश क्या चल रहा है, क्या नहीं लोगे, हाँ ऐसे नहीं बोलते, हम लोग नहीं बोलते, हम लोग पापा भी बोलने में रुकते हैं। अरे सुनिए चाय लीजिए, बोलते हो क्या। हम तो यार मम्मी से भी नहीं बोल पाते थे, हम तो बस बच्चों पर रहते थे, जो हो रहा है टीचर ही बात कर लेगा, पेरेंट टीचर मीटिंग पे ही पता चलता था बच्चा क्या कहना चाहता है। मैं तो पर छोड़ दो हमें, हम बाहर क्रिकेट खेल लेंगे, सारा जोर चलता है दोस्तों पे, घर पे तो कुछ जोर था ही नहीं। इज्जत की बात इज्जत, फादर, फादर तो बोले पर पापा जी, ये पापा है, वो घर पे जो आते हैं वो कौन है, हाँ। हाँ, और अगर 2 पापा हो तो हमारे देश में बहुत बुरा लगता है सौतेले पापा, इट इज इम्पॉसिबल, सौतेले पापा। हाँ, तो भाई क्रिश्चियन मिशनरीज को बहुत दिक्कत हुई नॉर्थ इंडिया में, खासकर जहां पे सनातनी बैठे, हिंदू मेजोरिटी में, पापा बुलवाओ, ठीक है। तो सोचो मुस्लिम भी तो बैठे हैं, फिर मुस्लिम बोलेंगे क्या पापा जी, अब्बू की जगह वो बोल रहे हैं फादर। अब तो इनकी दाल यहाँ नहीं गल पाई, तो ये लोग कहाँ गए, इसीलिए हम लोग इतने लिटरेसी रेट में पीछे रहे, इंग्लिश बोलना हमें बहुत दिक्कत करता है, क्योंकि हमारे पूर्वज लड़ गए थे। मत सिखाओ इंग्लिश, ठीक है। तो इनकी दाल कहाँ गली, नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। वहां पर ये गए तो वहाँ सनातनी और ये हिंदू, हिंदी लैंग्वेज या मुस्लिम लैंग्वेज इतना ढंग से फ्लो नहीं हो पाई थी। हमारे पंडित जी वहां तक नहीं गए कि गुरुकुल खोला, और अरुणाचल में गुरुकुल है, तवांग की हमारी वो है गुरुकुल है, तवांग सरस्वती विद्या मंदिर, ऐसा तो नहीं है। तो वहां पे पंडित जी का इतना नहीं होता, तो वहां पर पहुंचे क्रिश्चियन मिशनरी, वहां उनकी दाल गली, वहां उन्होंने बताया हालेलुया और जो भी होता है, और फिर ये लोग क्या, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट इंग्लिश बोलता है। और नॉर्थ ईस्ट में आप देखना थोड़ा कल्चरली डेवलप भी है, हमें लगता है कि वो इंसान खा रहे हैं, जानवर खा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, अच्छे लोग हैं, पर बिना भारत सरकार की सब्सिडी और एड के वहां पे मणिपुर जैसे दंगे ही हो रहे हैं, इसीलिए सरकार की एड और हेल्प बहुत जरूरी होती है। इतना समझ में आ गया। 1 लाख रुपए तुमने एजुकेशन के लिए दिया, पर साथ में क्रिश्चियन मिशनरी भेज दिए। अब वो क्रिश्चियन मिशनरी हमारे हर चीज में वो करें, हस्तक्षेप करें, ये सती करते हो, ये बिडोरी मैरिज नहीं करने देते हो, डिवोर्स नहीं है तुम्हारे यहाँ इंग्लिश में नहीं पढ़ाते हैं, तुम्हारे यहाँ लोग कंजड़ हैं, ये गाली दे रहे, गाली देने आए थे बेसिकली। हमने भी थोड़ी देर तक तो सुना, फिर हमने भी सोचा हाँ सही तो कह रहे हैं। तो हमारे देश में भी कुछ लोगों ने ये बोला कि नहीं सही कह रहे हैं,
जैसे फॉर एग्जाम्पल राजा राममोहन रॉय ने एस्टेब्लिश किया था ब्रह्मो समाज। उससे पहले उन्होंने एस्टेब्लिश किया था आत्मीय सभा। बोलो, आत्मीय मतलब फ्रेंड सोसाइटी। आपके पेपर में सारे क्वेश्चन आएंगे। आत्मीय सभा किसकी थी? राजा राममोहन रॉय की। आत्मीय सभा बनाई। फिर ये अखबार लिखते थे। पहले सोशल मीडिया था नहीं, यूट्यूब था नहीं, वीडियो से बना के भेज दूं भाई देख लो। तो उस अखबार का नाम था संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी मतलब मैं आपसे संवाद कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ भाई। और इन्होंने एक बुक लिखी थी। अंग्रेजों की चीजें सोच सोच के इन्होंने बोला कि मुझे रिफॉर्मिस्ट बनना है। क्या बनना है? रिफॉर्मिस्ट। रिफॉर्मिस्ट मतलब जो हमारा हिंदू धर्म चला आ रहा है, जो यहाँ पे धर्म चला आ रहा है, उसको थोड़ा पॉजिटिव लिबरल में रिफॉर्म करो। पूरी तरह चेंज मत करो, थोड़ा अच्छी चीजें ले लो इनकी। कोई आपके घर में आया है आदमी, आप देख रहे हो कि चप्पल जूते बाहर उतार के आ रहा है, उल्टे हाथ से खाना नहीं खा रहा है, तमीज से कप पकड़ के पी रहा है, माँ बहनों की तरफ देख भी रहा है, इज्जत कर रहा है उनकी, तो आप उसे सीखते हो। अरे यार ऐसे रहेंगे तो हम भी हो जाएंगे, ऐसे नोट्स पढ़ेंगे तो हमारा भी सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छे सीखते हो ना। इसीलिए आप कहीं देखना स्कूल में, कोचिंग में टॉपरों के बगल में बैठ जाएंगे। कैसे कर रहा है ये, नाक ऐसे करता है कि ऐसे करता है, वैसी कॉपी करते हैं। हम भी रात बैठे बैठे देखते हैं कि नाक में ऐसे उंगली डाल कर रहा है, ऐसे साफ कर रहा है। दांत में कुछ फंस जाता है तो कैसे मुंह को करता है कि पेन से करता है। हाँ नहीं करते, टॉपर को देखते रहते हैं, उसी को देखते रहते। टीचर कहते चूल्हे में तू नंबर कैसे ला रहा है? टीचर पढ़ा रहा है, ध्यान नहीं है, उसके नोट्स में होगा कुछ। अरे वो कहाँ से लिख रहा होगा? वो माँ के पीठ से कॉपी लेकर आया था वो। मम्मी कॉपी भी दे देना साथ में पैदा करते टाइम। मम्मी एक पेज टाइम बचेगा नोट्स बनाने का। हाँ अरे संजय, क्या संजय? संवाद कौमुदी। फिर इसने लिखा मिराट उल अखबार पर्शियन भाषा में। मिराट उल अखबार लिखा पर्शियन भाषा में ताकि हमारे लोग भी समझ पाए। फिर लिखा परसेप्ट्स ऑफ जीसस, कि जीसस के बारे में बताओ भाई। क्यों बंगाल में जाते थे बताओ? फर्टाइल जमीन थी, समुद्र से टच था। कभी अगर मुगल आर्मी या कोई बादशाह गुस्सा हो जाए, नवाब गुस्सा हो जाए, तो भगले शिप से भगले। अब इनकी नेवी थी नहीं इनके पास, नवाबों के पास, तो इस शिप में पीछे आ जाते थे, वेट करते, थक जाएगा फिर आऊंगा। और इनका बैकअप आ जाता था बहुत तगड़े तरीके से। रिवोल्ट हुआ था, सप्ताह क्रांति हुई थी, तो बहुत बड़ा धक्का लगा था ब्रिटिश को, बट कितनी देर, तुरंत आया बैकअप। ऑस्ट्रेलिया वाले आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका वाले आ रहे हैं। अफ्रीका के देखे लोग कैसे, हम भारतीय। हाँ, और वहाँ अफ्रीका, कोको बांगो, कॉन्गो रिपब्लिक, युगांडा, सोमालिया, इथोपिया, वहां के आए। और अंग्रेज उनको पिंजड़े में रखते थे ऐसे करके। हमें नहीं रखा अंग्रेजों ने पिंजड़े में, उनको पिंजड़े में रखा और हमारे सामने खोल दिया ये इंडियंस। हम तुरंत, मुझे लगता है महात्मा गांधी से पहले सत्याग्रह आ गया था हमको। आ गया था। अरे वो आ गया, इतना बड़ा ब्लैक मामा। वर्ल्ड का सबसे खतरनाक सांप है, उसका नाम है ब्लैक मामा। सबसे जहरीला सांप है धरती का। भगवान की कृपा से अफ्रीका में मिलता है, इंडिया में नहीं मिलता। तो वहीं रखो तुम। अब बताओ आए इंडिया में, इसलिए वहां कलकत्ता पोर्ट पे रहते थे। मंगल पांडे इधर बलिया के रहने वाले थे, पर मंगल पांडे की पोस्टिंग थी 34th इन्फेंट्री, बैरकपुर, वेस्ट बंगाल। वहां पर इन पोस्टिंग थी। वहां पर बोल दिया था कि वो कारतूस में गाय और सुअर, सॉरी हाँ, गाय और सुअर की चमड़ी का वो बनाया कार्ट्रिज, उसको मुंह से नोचना होगा, बंदूक भरो, छर्रा डालो, धूम। क्यों जानबूझ के बोला गया कि गाय और सुअर की चर्बी? ताकि गाय से हिंदू जंग हो जाए और चर्बी क्या सुअर की चर्बी से मुस्लिम दिक्कत में आ जाए। बेसिकली ये सारा प्रोपेगेंडा किसी पंडित जी ने ही बनाया था, ताकि हिंदू मुस्लिम यूनाइट हो जाए तो लड़ पाएंगे अंग्रेजों से।
तो छोटा मोटा भी रिवोल्ट हुआ वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की वजह से ही हो पाया। कोई मुझसे कहे कि हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है, तो सिर्फ एक चीज सिखाने के लिए इंडिया में कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी सीख जाए। ये देश हिंदू मुसलमान यूनिटी से ही, या हिंदू मुसलमान भी नहीं, हर तरीके के धर्म की यूनिटी से ही चल पाएगा। क्रिश्चियन के साथ भी, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट जो भी हैं, इतने हैं कि गिन भी नहीं पाओगे। हिंदू में लिंग आया तो अलग बैठे कर्नाटक के, कोई और बहुत सारे, क्या बताऊं। बुद्धिज्म में हीनयान, महायान, थेरावादा, वज्रयान, भगवान जाने क्या क्या है। जैन श्वेतांबर, दिगंबर, उनमें भी सब में जात पात है। यूनिटी, अनेकता में एकता। कपूर, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय वाज अ रिफॉर्मिस्ट, रिफॉर्म करो, जो सोसाइटी में चली आ रही है उसे रिफॉर्म किया इन्होंने। और क्या लिखी, किताबें लिखी। फिर इन्होंने बनाया ब्रह्मो समाज। क्या बनाया, ब्रह्मो समाज बनाया। और सती सिस्टम बंद कराने के लिए पहल करी। तब एक हमारा गवर्नर जनरल आया था, उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या नाम था, बोलो। सती के सामने बेंट हो गया, ऐसे करके झुक गया, झुक गया, झुक गया भैया, झुक गया। और उसने बोला कितनी गंदी चीज कर रहे हो तुम लोग भाई। तब अच्छा गवर्नर जनरल वाइसरॉय को पता, अच्छा ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वाइसरॉय नहीं बना अभी, पूरे भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। वो चार्टर एक्ट 1833 में बनेगा। राजा राम मोहन रॉय और एक डच वॉच मेकर था, डच घड़ी बनाने वाला था, उसका नाम था डेविड हरे। उनके साथ मिलके इन्होंने बनाया था कि गवर्नर जनरल भाई तुम इसको बंद कराओ, सती सिस्टम को बंद कराओ। सती सिस्टम बंद कराया, पर सिर्फ बंगाल में, और इंडिया पे नहीं। बंगाल में बंद करवा पाया, बाद में इंडिया में। बुक पे आए जरा। सती प्रथा को बंद कराने का पूरा क्रेडिट किसको जाता है, राजा राम मोहन राय को जाता है। बस पेपर में आता है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, वाइसरॉय नहीं, ऑफ इंडिया कौन था उस टाइम पर, लॉर्ड विलियम बेंटिक। संवाद कौमुदी किसने लिखी, राजा राम। ब्रह्मो समाज किसका था, आत्मीय सभा पहले बना कि ब्रह्मो समाज, आत्मीय सभा पहले बनी। मिराटुल अखबार किसका था, किस भाषा में था, पर्शियन में। क्योंकि याद रहे बाबर और हुमायूं जो थे वो टर्किश भाषा में बात करते थे, बट अकबर के बाद से पर्शियन बन गई थी कोड लैंग्वेज। तो जहांगीरनामा पर्शियन में लिखी गई है। पहले सिर्फ बंगाल के थे। 1833 में चार्टर एक्ट द्वारा ये हुआ गया कि अब पूरे इंडिया पे लगभग कब्जा हो ही गया है, तो इसे गवर्नर जनरल बंगाल मत बोलो, गवर्नर जनरल इंडिया बोल दो। बंगाल तक थे। और बंगाल का मतलब वो वाला बंगाल नहीं जो आज देख रहे हो, बंगाल का मतलब बांग्लादेश भी, पूरा नॉर्थ ईस्ट, बिहार उड़ीसा कंबाइंड, बिहार उड़ीसा भी। और बिहार वो वाला नहीं, आज वाला बिहार नहीं, बिहार जो झारखंड के साथ लगा हुआ, बहुत बड़ा हो गया। और किसमें आएगा, और म्यांमार बंगाल में था, पर म्यांमार इंडिया का पार्ट था। 1935 में म्यांमार अलग देश बना दिया गया, जिसकी हम बात भी नहीं करते हैं। पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, पाकिस्तान अलग हुआ, कोई नहीं कहता म्यांमार भी तो अलग हुआ था हमसे। इतना बड़ा म्यांमार है, रंगून पिया गए, रंगून किया है, वहां से टेलीफोन, देश वापस से मिला दो। कितना बड़ा है। आज कैपिटल क्या है म्यांमार की, नई पई दाओ। मुझे तो लगता है इंडियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए भाई, तुम वापस से मिलाओ म्यांमार को हमारे देश में। पाकिस्तान बहुत पावरफुल है जैसे, ठीक है, सारे ही मिल जाएगा। तो श्रीलंका भी हमारा ही था, बट हम क्यों नहीं मिलाते हैं। 28 राज्य मैनेज कर लो, इतने पैसे खर्च होते हैं। जब रशिया नहीं टिक पाया, आज तक अफ्रीका में पैसे नहीं है, तो सोचो 55 देशों का अफ्रीकन यूनियन है, एक देश नहीं बन पाया है। अमेरिका में 50 स्टेट है, सिर्फ पैसा है उसके पास, ले वो जुड़ा हुआ है। पैसे खत्म हो जाए तो रशिया से बुरी तरह टूटेगा ये।
हमारे 28 राज्य हैं। किस किस तरीके से पकड़ के बैठे थे 75 साल मना रहे हैं आजादी के, पता है आपको? तमिलनाडु को दिक्कत है हिंदी भाषा से, अलग अलग देश है, सारे अलग हैं, पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट कोई देश थोड़ी ना है। हमारा इंडिया के मैप अगर देखोगे वर्ल्ड मैप में पॉलिटिकल में, तो इंडिया पूरा पिंक है, जबकि अफ्रीका देखो मल्टी कलर। पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कितनी भाषा बोली जाती है ना, उससे कई गुना ज्यादा हमारे यहाँ बोली जाती है। पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, हमारे यहाँ पॉपुलेशन है। अकेला कॉन्टिनेंट में भारी है हमारा देश, कितना बड़ा है अफ्रीका, इतने बड़े बड़े जानवर, इतने बड़े बड़े आदमी हो। हमारा देखो, बाप रे, चुन्नू चुन्नू से चीता को तो मारी दिया हमने, कुत्ते ऐसा लगता है। ये लिखा है फिफ्थ रिपोर्ट 1812 विद अ फेमस रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय सेलेक्ट कमिटी, से काट दीजिए। अब आया सिर्फ लॉर्ड हेस्टिंग। कौन आया? 1813, लॉर्ड हेस्टिंग। हेस्टिंग लेड ब्रिटिश फोर्सेस द एंग्लो नेपाल वॉर एंड ट्रीटी ऑफ सुगौली। ये मार्क करो, ट्रीटी ऑफ सुगौली, एंग्लो नेपाल वॉर और लॉर्ड हेस्टिंग। अब बोलो वॉरेन हेस्टिंग नहीं, सिर्फ हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग नहीं, वॉरेन हेस्टिंग था रेगुलेटिंग एक्ट वाला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहला। ये सिर्फ हेस्टिंग है। दिव्या जी सुन रहे हो क्या? ये सिर्फ हेस्टिंग है। अब ऐसे बोलो हेस्टिंग हस्त, ये क्या हस्तरेखाएं तो है? सिर्फ हेस्टिंग्स। ये बोलो गोरखा पहाड़ चढ़ जाते हैं, सिर्फ हस्तिंग पहाड़ चढ़ गए। हमने यहाँ से ट्रीटी ऑफ सुगौली के तहत हमने हिमाचल और उत्तराखंड ने काफी हिस्सा ले लिया नेपाल से, नंबर 1। नंबर 2, हमने एक पैक्ट किया था गुरखाओं के साथ। गुरखा होते हैं नेपाल के गुरखा, उनसे हमने एक पैक्ट किया कि ब्रिटिश ने पैक्ट किया, ब्रिटिश रानी ने पैक्ट किया ट्रीटी ऑफ सुगौली कि तुम अब से इंडिया में ब्रिटिश आर्मी में तुम बहुत बढ़िया तरह से रहोगे, हमारे फौजी बन के रहोगे, क्योंकि तुम बहुत स्किल्ड हो पहाड़ चढ़ने में और तुम्हारी लड़ाई की कुशलता बहुत ज्यादा है। एक गोरखा का नाम गोरखा क्यों पड़ा? गोरख, समझ में आई? गोरखा, गोरखपुर। नहीं नहीं नहीं, गोरे लोग नहीं, बाबा गोरखदास थे ना, उन्हीं के नाम तो गोरखपुर पड़ा। गोरखा मिलता जुलता है क्या? तो नेपाल बॉर्डर है गोरखपुर के साथ, मतलब गोरखपुर नहीं, सॉरी, एरिया जो है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कल्चरल, क्या पता। गोरखा तो फौजी होते हैं, इंसान की ह्यूमन रेस है गोरखा, और उसके हथियार को बोलते हैं कुर्की। कुर्की, कुर्की लेके घूमते हैं, छोटा सा ऐसा होता है तलवार, बैंड सी तलवार होती है। अभी बता रहे हैं इंडिया नेपाल रिश्ते अच्छे नहीं थे, थोड़े खराब होने लगे थे, तो रशिया बोल रहा है कि मुझे गोरखा दे दो, नेपालियों से कह रहा है। अच्छा, तो नेपाली बोल रहे हैं कि जो ट्रीटी ऑफ सुगौली करी थी उसे कटवाओ, काट डालो, फाड़ दो, और हम जा रहे हैं रसिया, और अब हम रशियन आर्मी के लिए लड़ेंगे और यूक्रेन को मारेंगे। एयरपोर्ट है काठमांडू, ठीक है। अगर इंडिया नेपाल का क्वेश्चन आता है ट्रीटी ऑफ सुगौली जरूर लिखना। रुक जाओ, बाकी जो लिखा है पीरियड सेंट्रल लोड थर्ड मराठा वॉर, नहीं जरूरत है। थॉमस मुनरो इंट्रोड्यूस रैयतवाड़ी सिस्टम इन मद्रास 1820, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोलो थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी मद्रास में। इसमें एक और आदमी थॉमस मुनरो एंड रीड, REED, रीड, ये भी था, बोलो थॉमस मुनरो एंड रीड। एक एक व्यक्ति को रीड किया था। रैयतवाड़ी में रैयत मतलब होता है किसान, क्या होता है? एक एक किसान पे जाके पूछा था, भाई तेरी जमीन कैसी है, कितने कमा लेता है, अच्छा 50,000 महीना दे देगा, साहब 30,000 में मान जाओ, ठीक है चल 30,000 से डन है, बट तुम्हें महीने के एंड में दे दियो।
इसमें कोई जमींदार नहीं होता था, बोलो। और इसमें हम देखते थे सॉइल क्वालिटी भी देखते थे, टेस्टिंग करते थे। अच्छा भाई तेरी तू कितने दे देगा? तो कह रहा साहब 10,000। पति जमीन तो बहुत अच्छी है, तो रेट बढ़ा। चलो बाबूजी बगल वाले की 30 है, मेरी भी 35 कर लो, चलो ठीक है भाई 35 कर ली, है ना। प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग रुपए के साथ, बोलो। उसकी सॉइल क्वालिटी देखकर, और बोलते थे कि मैं अगली बार आऊंगा, मैं सर्वे करूंगा, अगर सर्वे में तुम्हारी लैंड क्वालिटी बढ़ गई या घट गई तो रेट भी बढ़ेगा घटेगा। तो परमानेंट सेटल नहीं था, बोलो। रेट बढ़ घट सकता है। अभी फॉर एग्जांपल मेरा एक और पेपर निकल जाए, आपके 500 बढ़ जाएंगे, बढ़ेगा, समझे आप। पर फेल होने पे नहीं, कम नहीं होगा। फेल हुए तो ये नहीं 500 कम कर दिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। हाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। पेपर वाइज चलते हैं यहाँ पे, सही रहता है। और क्या, फिर सभी निकल जाए एकदम खत्म ही हो जाए तो फिर मिलोगे, तो वीडियो कॉल में मिलेंगे। और वही जैसे क्या कर रहे हो, आगे समझ में भाई। निकालो फिर एग्जाम निकालो भैया, बनो अधिकारी बनो, कुछ नहीं रखा। अब क्या हुआ, रैयतवारी। अब रैयतवारी अगर देखा जाए तो बेस्ट सिस्टम माना गया, पूरे साउथ इंडिया में काफी हद तक फैल गया। बट इसमें ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये था कि कोई जमींदार नहीं था, जिम्मेदार नहीं था। मतलब अब कल को मैं आया गांव में, कलेक्टर साहब हूँ, मैं आया कलेक्ट करने, मैं इनके घर गया, ताला पड़ा है, इनके घर गया, ताला पड़ा है, पूरे गांव में ताला पड़ा है। जी क्या हो गया कि आप आने वाले से सब भग गए। पर जहां पे जमींदार था वहां भग के दिखा, जमींदार के घर के सामने से रेंग के जाना पड़ता था, सर उठा के देख भी ना ले। वो गुंडे लठैत रखता था, जिन्हें बोला गया लठियाल्स। लठैत को इंग्लिश में बोलते हैं लठियाल्स। लठ मारते थे वहां पे, जो गांव में बदतमीजी करे जमींदार से या तालुकदार से, मारो, पैसे दे, नहीं दे रहा मार, लठ, बढ़िया। आया समझ में आपके। तो रैयतवारी का बहुत बेनिफिट बहुत अच्छे थे कि इंडिविजुअली था, हर एक को देख के हो रही थी बात। पर ड्रॉबैक क्या था कि अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, इस वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। रैयतवारी इतना रुपए नहीं दे पाए, तब बंगाल का परमानेंट सेटलमेंट दे गया, इसीलिए बंगाल में ही उन्होंने कैपिटल बनाए रखा। कलकत्ता ही रखो कैपिटल। आपके पेपर में आता है रैयतवारी सिस्टम कौन लेकर आया था, आप बोल देना थॉमस मुनरो एंड रीड। कैसे याद रखोगे मुनरो? मूंड लिया नहीं, मूंड लिया, मैनरो, मैनरो कर दो, मैन, प्रत्येक मैन के साथ बात हुई थी, मैनरो। रो गए भाई, रो गए, गांव में आए भाई पैसा दे दे, रो गया, अरे यार। ठीक है। अगला आदमी है लॉर्ड एमर्स। एमर्स लेड द ब्रिटिश इन द फर्स्ट बर्मीज वॉर एंड विद द ट्रीटी ऑफ यान दबू। आपके पास पेपर में आता है बर्मा वॉर में टीटी का नाम क्या था, ट्रीटी ऑफ यान दबू। बर्मा के साथ, बस लॉर्ड एमर्स मत याद रखना, बस याद रखना ट्रीटी ऑफ यान दबू किस कंट्री के साथ है। ऑप्शन देगा नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका या म्यांमार। म्यांमार नाम ही ऐसा लग रहा है चाइनीज सा, यान दबू। ही एनेक्स्ड मैसूर एंड कुर्ग, काटो सब। अगला है लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्या है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, बहुत बेहतरीन। सती सिस्टम के सामने बेंट हो गया, सती सिस्टम बंद कराने वाला। बेंटिक इज नोन फॉर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। वेरी गुड। चार्टर एक्ट समझ में आया था ना आपके। चार्टर एक्ट मतलब वो एक्ट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट यहाँ पर थोप रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप नोएडा गए तैयारी करने या दिल्ली गए तैयारी करने, और यहाँ से घर वाले बोल रहे हैं कि शाम 8 बजे तक घर आ जाना, मतलब वही रूम पे, तो वो चार्टर एक्ट होगा। जब जहां पर आप गए दिल्ली तैयारी करने, वही पापा मम्मी आपके साथ आगे रहे और कानून बनाए, तो उसे बोलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। लेते। और एक और था सप्रेशन ऑफ ठगी, इसने ठगी रुकवाई थी। अब भैया ठगी क्या होता है? ठगी ये होता था कि पहले कोई इंसान नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया जाता था
या साउथ से कोई नॉर्थ इंडिया आ रहा है तो बीच में उसे ठग और गुंडे मिलते थे। ठग मतलब जो लुटेरे, ज्यादातर पिंडारी होते थे, वो लूट लेते थे, पैसे वैसे मिल जाए, मर्सिनरीज भी, गुंडे मवाली। तो समझ में आ रहा है, महाराष्ट्र वॉज अ कनेक्टिंग पॉइंट, मुंबई या महाराष्ट्र, वहां पर ठगी बहुत होती थी। बोलो, एक आदमी था, उसका नाम था कैप्टन स्लीमैन। उसने बोला था खाल उधेड़ दूंगा तुम सबकी, तो सील दूंगा, सील, स्लीमैन स्ली दूंगा मैं, कैप्टन स्लीमैन। ये ठगों, अरे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आज भी तो बोलते हैं भैमुक्त उत्तर प्रदेश, क्या मतलब है इसका? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगी, डरोगे नहीं। लड़कियों के लिए क्या है, मिशन शक्ति, कोई लड़की डरे नहीं, ऑफिस में जाना है, शाम के 7 बजे अंधेरा हो रहा है, और बाप रे जंगली जानवर छूट गए। कितनी ड्राइव चल रही है, कितनी सारी चीजें हो रही है हमारे देश में। सेपरेशन बाय कैप्टन स्लीमैन लिख देना, कैप्टन CAPTAIN, कैप्टन, कप्तान साहब, आईपीएस को बोलते हैं कप्तान साहब, कैप्टन वही था। स्लीमैन SLEEMAN। He banned the practice of sati with the Bengal Sati Regulation of 1829 and made female infanticide illegal। छोटी बच्चियों की, छोटी बच्चियां जो होती हैं उनकी हत्या करना, कि भाई घर में लड़की पैदा होगी मार दो। सती सिस्टम बंद कराना मतलब कितना बड़ा काम, से सिस्टम बंद कराया। हाँ, कितना दुख होता आज देखते अगर तो, अरे राम, सोचा आपने कोई? यहाँ कोई अगर बाई चांस एक चूहा मरा हुआ दिख जाए ना, ऊपर चील उड़ रही हो, तो हमें लगता है कि यार बताओ कैसे। आज की मार है वो मारना बंद कर, चाहे थी तो साथ ही मरना पड़ेगा, जिंदा है। हैं, ये भी लॉजिक है भाई, देखो। ये बोले उसकी बीमारी मुझे लग जाएगी ना। आज पति को धक्का दे रहे हैं मेघालय से, पहाड़ों पे से। सच सिस्टम होता तो धक्का दिया तू भी जाएगी। हाँ एक के साथ एक फ्री। आज एकदम ही अलग सिस्टम चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। हम गलत में पैदा हो गए। आज ये तो मुझे लग रहा है स्कूल ने कुछ ज्यादा ही पढ़ा दिया, इतनी एजुकेशन भी हुई थी, मोबाइल पढ़ा रहा है। और हमें लगता है कि बच जाओगे, कोई नहीं बच पाता है, कानून से कोई बच पाया आज तक। तुमने किसी को मार दिया, कोई जुर्म किया, हत्या करी है, पहले बोलते ना कर्मा इसी जन्म में लौट कर आता है, वो कर्मा सरकार है, भारत सरकार आती है। तुम करो गंदा काम, तुमने किसी का मर्डर किया, तुम पकड़े नहीं जाओगे। अच्छा, ऐसे तो कोई पैसे वाला जेल ही ना जाए, तिहाड़ जेल में कैसे बैठे हैं पैसे वाले। गलत मत करो, जुर्म मत करो, गंदे मत बनो, ठीक है। He was a strong advocate for English education, forming the Committee of Public Instruction and endorsing Macaulay's English medium recommendation। बोलो Macaulay's minute। Macaulay ने बोला कि बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन तो कराओ आप लोकल वर्नाकुलर भाषा में, मतलब लोकल भाषा में, जो कोई हिंदी बोला है हिंदी, उर्दू बोला है उर्दू, भोजपुरी। क्या ठगी प्रथा अलग थे, बताया। ठगी प्रथा ये थी कि कोई सड़क से आता था तो ठग लेते थे। ठग मतलब चोरी चकारी कर ली, जैसे पालकियां चलती थी, लूट के ले गए, लड़की भी ले गए, गहने भी ले गए, नहीं छोड़ते थे। क्यों नहीं ले जाएंगे भाई, क्यों छोड़ेगा कोई, नहीं क्यों छोड़ेगा। कोई काड़ी भेड़ी तो होगी नहीं कि भैया पालकी में जा रही थी, सुंदरी जाएगी पालकी में, सही बात है। बद्दी रेंग रेंग के जाएगी, क्या भाई पालकी वालों को भी तो इज्जत होती है, किसको बैठाए हैं। सही बात है। हाँ बढ़िया वाली बैठे। आजकल घोड़े को नहीं पता कौन सा बैठा अच्छा है खराब है, तो बैठा है हाँ, कैसे से उतरा घोड़ा सीधा पड़ जाता है। पालकी वाले तो देख देख के बैठाते हैं भाई, कौन है पालकी बैठ सकती है। नहीं बैठा तो पालकी वाले मुंह दिखाई कर दे रहे हैं। खैर ठीक है, करवाई जैसे मुंह दिखाई दे कहार मुझे क्या पता।
पालकियां नहीं उठेंगी। हाँ। ये कहाँ का डायलॉग था? नहीं था पद्मावत कहाँ है? पालकी था। पालकियाँ नहीं उठेंगी। फालतू बातें कर दी। जब तक उसका सर नहीं आएगा। जब तक राघव चेतन नाम था उसका। नहीं, हाँ, पालकियां नहीं उठेंगी। 450 पार के जाएगी, 450 810 यहाँ 810 मंजूर है। मंजूर है, मंजूर है। बेंटिंग एस्टैब्लिश कलकत्ता मेडिकल कॉलेज 1835। नहीं जरूरत है। अब अबॉलिश सर्किट कोर्ट एंड ट्रांसफर फंक्शन टू कलेक्ट। नहीं है जरूरत है। अभी इतना रोक दे आज के लिए। ठीक है भैया, थैंक यू। बंद कर दिया। तो आज हम लोगों ने काफी कर लिया। इतना बहुत है यार, और भी है, जरूरी तो बहुत है, अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। लिटन रिपन